क्या हाल है साथियों, मैं विकास सोमर आपके अपने ट्रस्ट चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आपके सामने फिर से लेके आ गए हैं करंट अफेयर 4 जनवरी का। ठीक, करंट अफेयर है 4 जनवरी का और इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जामिनेशन है यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी और ईपीएफओ खासतौर पे उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस दोनों के लिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए जेंटल रिमाइंडर है कि आप लोग को नोटबुक या फिर रजिस्टर रखना चाहिए जिसमें कि मैं जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हूं और बहुत देता हूं। ठीक, तो आपका क्या बताता हूं मैं कि एक तो कंटेंट, कंटेक्स्ट क्या है, उसके बाद कॉन्सेप्ट्स क्या है, ठीक, और उसके बाद जो इससे रिलेटेड फैक्ट्स क्या है और वैल्यू एडिशन। तो इनको सबको आप लिख सकते हो, क्वेश्चंस मैं पूछता हूं उनको भी लिख सकते हो। ठीक, उनके आंसर लिख के सबको इसी रजिस्टर में लिखो, जो भी एड ऑन करना है इसी में करो। आखिरी में ब्रह्मास्त्र की तरह काम आएगा और आप इसको जो है उठा के 10-12 बार पढ़ देना, रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके अलावा मैप बुक रखनी है, इंडिया की ऑक्सफोर्ड और वर्ल्ड की ज्योग्राफी के लिए आपको ओरिएंट ब्लैक स्वॉन। सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन आपको अच्छे से करने चाहिए। ठीक, और इसके अलावा हमारा जो है ईपीएफओ का जो है पूरा कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है 2020 का। ठीक, और 2021 का भी जो है हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है। इसमें टेस्ट सीरीज, मटेरियल, कंटिन्यूअस हेड होल्डिंग एक्सरसाइज, डाउट डिस्कशन सब कुछ होता है। ठीक, आप लोगों को कॉल करना है 8564880530 9696060608 पर। ठीक है, चलिए अपना आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं देखिए। पहले जो है सुभाष चंद्र बोस जी, इसी के अंदर हम लोग रास बिहारी बोस भी देखेंगे। ये अपना पर्सनालिटी से रिलेटेड हो गया हिस्ट्री के पेपर में। वाई लाइटनिंग स्टिल किल सो मेनी इंडियंस, बिजली जो है आसमानी बिजली से बहुत लोग क्यों मरते हैं। एनीमिया पे रिपोर्ट आई है आपकी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में। अर्जेंटीना ने प्रो एबॉर्शन मूवमेंट, गर्भपात समर्थक आंदोलन जो है वहां क्या हुआ उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ कैबिनेट में भी इकोनॉमिक कमेटी जो होती है उसने कैबिनेट से रिलेटेड जितनी कमेटियां, उस पर मेरा वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, उसको देख सकते हो आप। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नोड्स। ठीक, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नोड्स जो है कहां पे, कृष्णापट्टनम, टुमकरू और एक जगह और है। ठीक, तो चलिए पहला जो है हमारा आज का टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड। क्या है कि मोदी जी ने याद किया सुभाष चंद्र बोस जी को उनके 75वें एनिवर्सरी पे, जब उन्होंने पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार का हिस्सा है वहां पे जाके झंडा फहरा दिया था। ठीक, जब वो जापानीज के साथ में जो है आजाद हिंद फौज को लीड करते हुए ब्रिटिशर से आजादी दिलाने के लिए अपना जापानियों के साथ में मिलकर जब आ रहे थे, तो उन्होंने अंडमान एंड निकोबार ये पोर्ट ब्लेयर जो है वहां पे जाके अपना भारतीय तिरंगा लहरा दिया था। ठीक, तो उसके बाद अच्छा ये बताइए, ये जो तिरंगा था ये आज जैसा है वही सेम था कि कुछ अलग था। ठीक है, सुभाष चंद्र से कुछ पृष्ठभूमि देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी जो है जिन्होंने 30 दिसंबर 1943 को ये काम किया था। ठीक है, और इसके बाद सुभाष चंद्र जी बोस के बारे में जान लेते हैं। 23 जनवरी 1897 में इनका जन्मदिन हुआ और कटक उड़ीसा में, उड़ीसा उस समय बंगाल प्रोविंस का हिस्सा था, समझना पूरा बंगाल था। और जो नॉर्थ ईस्ट आज आप देखते हो ना वो पूरा आसाम था लगभग। तो और इनकी प्रभा, ये क्या नाम है, प्रभावती दत्त बोस और जानकी नाथ बोस, इनके ये एक एडवोकेट थे। कायस बंगाली का यस फैमिली थी। ठीक, इसके बाद आपका यही है कि सुभाष चंद्र बोस जी जो है 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। ये 1938 में हरिपुर के और 1939 में त्रिपुरी के। लेकिन त्रिपुरी में क्या हुआ कि गांधी जी ने अपने वो कौन थे, पट्टा भी सीतारमैया जी। ठीक, तो लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको हरा दिया और फिर प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन फिर उन्होंने छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया बाद में। उनको लगा कि गांधी जी बात ही नहीं समझ रहे हैं। थोड़ा से दोनों के बीच में काम करने का, आजादी दिलाने का जो है अलग अलग तरीका था। गांधी जी स्ट्रगल, ट्रूथ स्ट्रगल पे विश्वास रखते थे। सुभाष चंद्र बोस जी और जैसे कि नेहरू जी ये क्या करते थे, स्ट्रगल और सीधे सक्सेस। ठीक, तो ये होता था उनका कि बोले स्ट्रगल एक बार करो और जीत जाओ।
फिर उन्होंने रिजाइन होने के बाद ऑर्गेनाइज कर लिया कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। कांग्रेस के अंदर ही ये एक छोटा समूह था, फैक्शन था। अब जो ईपीएफओ वाले हुए हैं वो जो जब ये वर्डिंग आती है, लोग आप लोग कहते हो रोज वोकैबुलरी कहाँ से करें, तो ये सब दे रहा हूं ना मैं, इसको भी यूज करो जहां से आप कर सकते हो। सिलेबस आपने अपना देखा है, प्रीवियस से क्वेश्चन देखा, तो आप खुद भी ये चीजें निकालो, माइनिंग करनी पड़ेगी जो भी रिलेवेंट चीजें हैं आपके लिए। ठीक, मैं आपको यह बता दे रहा हूं फिर भी। ठीक है, तो ये जो है आपका फैक्शन है बनाया इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी ने। इसके बाद आजाद हिंद सरकार की बात है, फौज तो थी ही, लेकिन आजाद हिंद फौज के बारे में अभी बताऊंगा डिटेल में, ये सरकार की बात हो रही है। सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या है कि एस्टेब्लिश करी, एक प्रोविजनल अस्थायी सरकार बनाई सिंगापुर में। ठीक, और इसको जो है अर्जी हुकूमत ए आजाद हिंद भी बोला जाता है। और इट वाज ये किसके द्वारा समर्थित थी, आपकी एक्सिस पावर्स। ठीक, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है तो आप लोगों को पता ही है। और जापान जो फासिस्ट पावर्स थी, फासिस्ट पावर्स जिनको फांसीवादी भी बोलते हैं, बताइए अच्छा फासिस्ट कोई वर्ल्ड हिस्ट्री का है, मेंस में इंपॉर्टेंट है, फासिस्ट पे क्वेश्चन आ सकता है इस साल। फासिस्ट की मेन विशेषताएं बताएं। ठीक, अब देखिए इसमें जो एक्सिस पावर थी, जापान, नाजी जर्मनी, इटालियन सोशलिस्ट, ये सब एलाइज थे और इन्होंने सपोर्ट कर रखा था सुभाष चंद्र बोस जी की ये आजाद हिंद फौज और सरकार को भी। ठीक है, और ही हैड लॉन्च्ड अ स्ट्रगल, उन्होंने स्ट्रगल चालू किया, फ्री कराना था ब्रिटिशर्स से काफी वो खफा थे, और वो मतलब ठीक भी बात है थी। और उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई एग्जाइल में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है खत्म हो रहा। अच्छा, 1942 में आजाद हिंद फौज बनाई थी इन्होंने, उसके बारे में यहां बताऊंगा, रासबिहारी बोस जी की जहां बात होगी, क्योंकि किस्सा वहीं से स्टार्ट होता है। बेसिक से बताऊंगा, बैकग्राउंड जोड़ते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी जो है उसके कई सारे प्रिजनर्स थे, सिविलियंस थे जिन्होंने वॉलंटियर किया, और ये सब मलायन जो मलेशिया है, बर्मा, आपका म्यांमार, इन सब ने जो है इसमें ये चल घुस गए इनके साथ में आजाद हिंद फौज में, और प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई बोस जी ने अपनी। ठीक, प्राइम मिनिस्टर भी थे, ये हेड ऑफ स्टेट भी थे, मिनिस्टर फॉर वॉर भी थे, और फॉरेन अफेयर के मिनिस्टर भी थे। ठीक, इसके बाद जो है इसमें कैप्टन लक्ष्मी भी थे, जिनके नाम पे जो है लक्ष्मीबाई रेजिमेंट भी बनाई थी उन्होंने, वीमेन ऑर्गेनाइजेशन की हेड थी। ऐसे अय्यर जो थे वो पब्लिसिटी और प्रोपेगेंडा विंग के थे। ठीक, प्रचार और प्रचार विंग। प्रोपेगेंडा ये होता है किसी एक तरफ आपको इन्फ्लुएंस करके अपनी बात बनवाना, वाली बात है। ठीक, इसके बाद जो है रेवोल्यूशनरी लीडर जो थे रासबिहारी बोस जी। ठीक, ये सुप्रीम एडवाइजर थे। आप समझिए, बोस वो आदमी है, ये बोस दूसरे हैं। एक थे रासबिहारी घोष, समझिएगा वैल्यू एडिशन दे रहा हूं। ठीक, एक थे घोष, गोश में जी है, जी जो होता है गोट होता है, गोट जो है सीधी होती है बकरी, तो वो जो है आईएनसी वाले हो गए, जो आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे। ये है बोस, बी बोस में है बी मतलब होता है बॉम्ब, और बॉम्ब जो जब फटता है तो आवाज बहुत होती है, जिनको सुनाई देता है उनको जो है सुनाने का काम करती है। इन्होंने जो है काफी पहले कई सारी सीक्रेट सोसाइटीज में काम किया, और जो है आपका डुप्लेक्स उसमें पढ़े, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देहरादून में है वहां पे क्लर्क भी रहे। ठीक, इनकी पर्सनालिटी वाला देखिए, सुभाष चंद्र बोस पढ़ लिया है, एक्स्ट्रा बता रहा हूं, समझते रहिए। सुभाष चंद्र रासबिहारी बोस जी जो है वो देहरादून में जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें क्लर्क की नौकरी भी करी। तो इसके बाद ये थोड़े खफा हो गए, बंगाल का जब विभाजन होने की बात हो रही थी। ठीक, और 1906 में और 5-6 में इन सब में, फिर इन्होंने जो है जब ये आया लॉर्ड हार्डिंज, ठीक, लॉर्ड हार्डिंज आए और उन्होंने फाइनली जो है शिफ्ट कर दी कलकत्ता से, उस समय कलकत्ता बोलते थे, दिल्ली में। ठीक, शिफ्ट कर दी उन्होंने कैपिटल ब्रिटिश इंडिया की। तो रासबिहारी बोस जी ने क्या किया कि जो उस समय के ये थे लॉर्ड हार्डिंज वॉइस रॉय थे, उन्हीं के कैरवन जो ये जा रहे थे टुक टुक करते हुए अपने मतलब गाड़ी में बैठ के, इसी गाड़ी पे बम फेंक के मार दिया। बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। मतलब ये ऐसी बात हुई कि मान लीजिए किसी कंट्री के हेड पे आपने जो है
बम से हमला कर दिया। ठीक, ये वाली चीज थी। तो क्या हुआ, बच गया 8 इंच, लेकिन ये वहां से भाग गए। ठीक, कहानी सुना रहा हूं इनकी पूरी। फिर उसके 1913 में 1913 में आपने लोग ने सुना होगा गदर पार्टी। गदर जो कनाडा में रह के और लाला हरदयाल और उन सब ने किया था ना, उनको करने लगे। फिर वहां से भी कुछ इनको हुआ, लेकिन वहां से बच निकले, पकड़े कभी नहीं गए। 1915 में फिर ये जो है टोक्यो चले गए। टोक्यो जापान में, तो उन्होंने वहां से गर्लफ्रेंड से अपनी शादी भी कर ली, जापान में ही रहे ये, मतलब मेन चीज है। और इन्होंने ही एक लीग बनाई, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, समझिएगा, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। यही जो है इसी की सेकेंड कॉन्फ्रेंस हो रही थी, बड़ी मस्त जगह है। कहाँ पे, बैंकॉक में। वहां पे ही, बैंकॉक में, वहां पे ही जो है आजाद हिंद फौज की स्थापना करी गई। अच्छा, ये दूसरी स्थापना थी आजाद हिंद फौज की। जो पहली स्थापना थी, समझिएगा एक नई चीज इसमें, मतलब इसमें कई लोग कंफ्यूजन होता है। पहली जो आजाद हिंद फौज जो शुरुआत में जिसने संभाला था, वो कौन थे, मोहन सिंह थे। मोहन सिंह जी थे। ठीक, फिर इनको जो है ये काफी ये जापानियों से नाराज थे, और इसलिए जो इनको हटा के फिर सुभाष चंद्र बोस जो थे, उन पे काफी लोग का था। और रवि रास बिहारी बोस ने भी कहा कि इनको बना दो, जापानी भी इनको मानते थे काफी। तो आजाद हिंद फौज फिर इनके अंतर्गत आ गई 1942 में, और फिर इन्होंने ही फिर आगे इसको बढ़ाया। तो रास बिहारी बोस जो थे, फिर आखिरी में इंडियस इंडिपेंडेंस लीग इन्होंने बनाई थी, ध्यान रखिएगा। और फिर आखिरी में जो है ये जापान में ही इनकी मृत्यु हो गई। और जापान ने इनको जो है बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया। क्या नाम था उसका, राइजिंग ऑफ द सन करके था कुछ। ठीक है, ये थी इससे रिलेटेड पूरी बात। अब देखिए, ये सिंपल टॉपिक है कि बिजली जो आकाशीय बिजली होती है, इतने भारतीय मृत्यु क्यों करती है। देखिए यहाँ पे दिया गया करीबन 5, मतलब अगर आप ये देखो अप्रैल 1 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक, तो करीबन 5 लोग रोज मरे इससे। ठीक, किसमें, भारत में। और ये रिपोर्ट एक निकाली है किसने, क्लाइमेट रिसर्च ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल ने, और कहा है कि, और ये बहुत ही क्लोजली वर्क करती है किसके साथ में, भारतीय मौसम विभाग के साथ में, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, और इंडियन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी, ये कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और कैसे होती है, ज्यादातर जो है क्या होता है कि भैया नेचुरल, प्राकृतिक तौर पे आपका इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है बहुत ही कम समय के लिए, मतलब ऐसे कड़की खत्म हो गई। ठीक, और ये मतलब बादलों के बीच में भी हो सकता है। कई सारे सुंदर सुंदर बादल हैं, ये देखिए इस बादल है, इन दोनों के बीच में टकराव हो रहा, तो यहाँ पे पता चला बिजली कड़क गई, होती है ना ऐसे साइन। क्या था, सही से बन नहीं पा रहा। और या फिर हो सकता है कि जमीन है, यहां से बिजली से कड़की हो ऐसे गई। तो जो ये दोनों इनके बीच में हो रही है, इनके बीच में क्या है आपका, कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हुआ कम समय के लिए और बहुत हाई वोल्टेज के लिए। ठीक, तो जनरल इंग्लिश का एक कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। तो और इसमें क्या है कि ये इन दोनों के बीच, क्लाउड के बीच में भी हो सकती है और जमीन के लिए। अच्छा, जो इन क्लाउड के बीच में या फिर एक क्लाउड के अंदर ही हो रही है, ये तो सेफ है, लेकिन जो जमीन पे आ रही है ये खतरनाक है, इसी से लोग मरते हैं, ये वाली बात है। ठीक, अच्छा, वोल्टेज की बात आई तो मेरे दिमाग में ओम्स लॉ आ गया, यही इंटरलिंकिंग है। ठीक, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, तो इसको ऐसे याद कर लो, वीर। ठीक, वोल्टेज वोल्ट में हो गया, करंट आई मतलब करंट यानी एम्पियर में हो गया, और आपका रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस किस में होता है, ओम में ही होता है। ये ओम मतलब जिन्होंने इसका वो किया था। और इसके बाद जो है एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, P इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू वी आई। तो आप एक काम करो, वी आई इज इक्वल टू पी कर दो, तो वी आई पी। तो दो फॉर्मूले आपके याद हो गया, वीर यानी कि V इज इक्वल टू आई आर, वोल्ट इज इक्वल टू आपका करंट इंटू रेजिस्टेंस। ठीक, और दूसरा क्या है, वी आई इज इक्वल टू आपका जो है P यानी पावर, पावर किस में होती है, वॉट में होती है। आई आपका जो एम्पियर में है, वोल्ट आपका वोल्टेज में ही है। अब इसमें V में चाहे ये वाली वैल्यू पुट कर दो या फिर आई की वैल्यू पुट कर दो। ठीक, समझ में आ गया ये। ठीक, वही चीज यहां बताइए कि ग्राउंड वाली जो है खतरनाक होती है और इलेक्ट्रिक्यूशन हो जाता है। इंडिया में कंपनसेशन जो है 2015 से 4 लाख का कर दिया गया है। ठीक है,
और उसके बाद जो है कई सारी फर्टिलिटी हुई है, जानवर भी बहुत खत्म हुए। अब मुद्दा ये उठता है कि कैसे मिनिमाइज की जाए। ठीक है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि और इसमें एक फिनोमिनन है, आपको मजे की बात बताऊं, जिसके ऊपर एक बार बिजली गिर जाए उसके ऊपर दोबारा गिरने के बड़ी चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक, तो इसका एक पैटर्न होता है कि फिक्स पीरियड में, मतलब मान लीजिए 1 घंटे बाद हो रहा है तो 1 घंटे बाद ही, या फिर कुछ सालों के बाद, सालों बाद ही होगा। और सिमिलर जोग्राफिकल लोकेशन, जो भौगोलिक समान स्थानों पर ही समान पैटर्न से गिरती है। और उन्होंने ये बताया कि अर्ली लाइटनिंग वार्निंग देनी चाहिए, जिससे फार्मर, किसान, चिल्ड्रन ये सब सेफ हो सके। और एक लोकल लाइटनिंग सेफ्टी एक्शन प्लान भी होना चाहिए, ताकि हम लोग जो है त्वरित चालक होता है ना, लाइटनिंग कंडक्टर, जिसकी शार्प एजेस आपने देखा हो घर के ऊपर लगाए जाते हैं, बिल्कुल शार्प एजेस होते हैं ऐसे करके। वो शार्प एजेस पता क्यों होते हैं? उस पर होता है निगेटिव चार्ज, पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये नेगेटिव चार्ज होता है, जो ये आता है ये बिजली, इस पे होता पॉजिटिव चार्ज। आपको मालूम है निगेटिव, ये अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये इसको इसी में जो है करके, इस तड़ित चालक से होते हुए ये सीधे इसको अर्थ कर देते हैं जमीन में नीचे आके। तो किसी को जान माल की नुकसान, मान ली किसी आदमी के ऊपर गिरने वाली थी, ये लाइटनिंग कंडक्टर उसको कंडक्ट कर लेगा, पकड़ लेगा। ठीक, अब देखिए सिंपल सी रिपोर्ट है, एनीमिया की है। एनीमिया क्या होता है आपका, कौन सा? अब कंटेक्स्ट ये है कि अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया था, 5th वाला, और उसमें बताया गया कि इंडियन वीमेन, भारतीय महिलाएं और जो बच्चे हैं वो ज्यादातर एनेमिक है। ठीक, ये कंटेक्स्ट है। और ज्यादातर ये कहाँ पे हो रहा है? हिमालयन कोल्ड डेजर्ट में हो रहा है। हिमालयन कोल्ड डेजर्ट नाम से एक नेशनल पार्क भी है, कहाँ पर बताइए? क्वेश्चन है। अच्छा चलिए बताया तो, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, बाकी इंडिया में कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है बताइए? हिंट ये है कि अभी एक नया इसका जो है यूटी बनाया गया है, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि आपका एनीमिया किससे होता है? एनेमिक ये होता है आयरन की कमी से, और भी है लेकिन आयरन में मोस्टली है, और विटामिन B12 की वजह से, इनकी कमी की वजह से एनेमिक हो जाता है। इसके सिम्टम वही है, फटीग होना, बहुत थक जाना। और इसमें जो है एनेमिक जो होगा उसके पास क्या कम होगा? रेड ब्लड सेल्स कम होंगे। ठीक, और हीमोग्लोबिन भी कम होगा। समझ में आ गई बात? और अच्छा, एक होती है इवेल्युएशन, समझिए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। ये अगर ब्लड में आपके हीमोग्लोबिन में होके चली जाए तो क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। आप लोग जो है, मतलब आप लोग नहीं, जिसका जैसे कई लोग देखा गया है कि गाड़ी में जो है अपना वो चला के, या फिर घर में हीटर, आजकल सर्दियां चल रही तो हीटर लगा के सो जाते हैं, तो वहां पे वो लोग जो है दम घुटने से मर जाते हैं, क्योंकि CO, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस रिलीज होती रहती है। तो ऐसा मत करिएगा प्लीज। ठीक है, यही सब चीजें बताइए। रेड ब्लड सेल ये सब कम होता है, टायर्ड और कोल्ड, डिजी, इरिटेबल, ये सारी चीजें हैं। विटामिन किसकी वजह से होता है? विटामिन B12, फोलिक एसिड, आयरन, ये सब ना मिले तो इंडिया में काफी है। और इस सर्वे जो किया गया वो बच्चे 6 से 60 महीनों के बीच में, और जो महिलाएं थी 15 से 49 साल के बीच में हुई। 22 स्टेट्स का डेटा है ये, जिसमें से ये देखा गया कि चिल्ड्रन जो है 50% से ज्यादा एनेमिक है 22 में से 15 स्टेट्स में, और वही महिलाएं जो है 14 स्टेट्स 22 में से जो है वहां पे 50% से ज्यादा महिलाएं एनेमिक हैं। ठीक, इसके बाद जो है प्रोपोर्शन कहाँ पे कम है? केरला, मेघालय, ये सारी जगह। हेलो, अब आवाज आ रही है ना? देखिए फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। टेक्निकल दो धारी तलवार है। कल ही मैंने ऐसे का टॉपिक दिया था और आज देख ली क्या हुआ। उसने कह दिया हाँ भैया हम बहुत तगड़ी तलवार है। समझिए यहाँ पे देखिए क्या है, एनीमिया आपका जो है वो हाई क्यों है इंडिया में? क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी है और विटामिन B12 की कमी है। ये मैंने आपको कल बता दिया था, मतलब इसी वीडियो में बताया हुआ है। और इसके बाद देखिए क्या है, कॉमन टाइप्स ऑफ एनीमिया इंडिया में होते हैं। वीमेन में आयरन डिफिशियंसी बहुत ज्यादा है। आयरन मतलब आपकी आयरन, फोलिक एसिड ज्यादातर आप लोगों ने सुना होगा, ये खाती हैं औरतें ताकि जो है उनको एनीमिया ना हो, बहुत ज्यादा है। और ये क्यों हो जाता है? एक तो मेंस्ट्रुअल जो उनका लॉस होता है उसकी वजह से होता है, और हाई आयरन की डिमांड होती है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं महिलाएं। ठीक, साथ ही साथ मिलेट्स नहीं खाते हैं ज्यादातर। का क्या डिपेंडेंस है आपका? राइस और व्हीट पे डिपेंडेंस है। समझ रहे हो? राइस और व्हीट, बस यही खाना है। इसके अलावा ग्रीन मतलब हरी और पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी है, जैसे कि कैबेज आपका हो गया। ठीक,
आपका फूल गोभी हो गया, ये सब है। ज्यादातर पिज्जा और ये सब खाना है, इस चक्कर में इन लोग का जो है न्यूट्रिशन लो होता जा रहा है। अगला हमारा टॉपिक है अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना जैसे आया तो उसकी लोकेशन आप लोग को देखनी है, और लोकेशन में भी जो है आप लोग देखो, चलो पहले लोकेशन ही दिखा देता हूं। देखिए अभी हम लोगों ने थोड़े दिन पहले पढ़ा था आपका एक आइसबर्ग जो अलग हो गया A68A से। कहां से? अर्जेंटीना से। वो किधर तक बढ़ रहा है? इधर ऐसे आ रहा है, वो ऊपर तब बढ़ रहा है। यहाँ पे कई सारे जो है आइलैंड्स हैं, जैसे कि हम लोग ने उस दिन पढ़ा था साउथ जॉर्जिया, साउथ शेटलैंड है एक, ठीक, एक है ये फकलैंड आइलैंड है, एक आपका जो है साउथ ऑरेंक्ले करके है, ठीक। इनके 4 आइलैंड, ये एक्चुअली ब्रिटिश की ओवरसीज टेरिटरीज हैं, और यही थोड़ा सा जो है इन लोग के बीच में डिस्प्यूट भी है, मतभेद भी है, अर्जेंटीना और यूके के बीच में। यूके अपना वही है यूनाइटेड किंगडम वाला, जो हर जगह जाके तानाशाही करता था। अब यहां पे समझ लेते हैं थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री समझ, ठीक। देखिए क्या हुआ कि वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोग ने पढ़ा होगा एक रेनेसा, जो लोग मेंस दे रहे हैं वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है रेनेसा हुआ, यूरोपियन जो देश थे वहां पे रेनेसा मतलब रीबर्थ होता है, इसका लिटरल मीनिंग। कई लोग जो है इसमें कंफ्यूज रहते हैं, कोई जरूरत नहीं है, रीबर्थ होता है। और ये 14th सेंचुरी में हुआ, जब क्रिश्चियनिटी के अंतर्गत, धर्म के अंतर्गत इंटरनल रिफॉर्मेशन हुआ, ठीक। किसी ने थोपा नहीं, और ये सबसे अच्छा होता है। आप लोग खुद भी इंट्रोस्पेक्ट करके अपने अंदर गलतियों को सुधार करना चाहो, वो सबसे बढ़िया सस्टेनेबल सुधार होता है, ठीक। तो अब देखिए यहां पे इंटरनल रिफॉर्मेशन इसे बोलते हैं। इसमें क्या हुआ, अब ये लोग ने 2 उसमें बट गए, समझना, क्रिश्चियनिटी 2 उसमें बट गए। एक हो गई ऑर्थोडॉक्स, जो बहुत ही कट्टरवादी रहे, अभी भी कट्टरवादी हैं, और दूसरे हो गए प्रोटेस्टेंट्स, जो थोड़ा सा रीजन बेस्ड, लॉजिक बेस्ड, ठीक, और ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है। ये इन लोगों ने बात करी। ये पूरा मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का पढ़ा रहा हूं आज आप लोग को, हो सकता है इस साल क्वेश्चन पेपर में आ भी जाए, यूपीपीएससी और यूपीएससी वालों के लिए, ठीक। ऑर्थोडॉक्स क्या थे? बहुत ज्यादा कट्टर, तो वो यही थे, कैथोलिक वाले, समझना, कैथोलिक चर्च वाले, और आपके जो है इवेंजेलिकल, मतलब इसमें पोप और इन सबका बहुत ज्यादा वो था, प्रभावता इन्हीं लोग की चलती, तूती बोलती थी जो बात है, ठीक। तो ये जैसे इसको आप देखो इंटरलिंकिंग का एक्सरसाइज, बुद्धिज्म में भी ऐसा ही है, हीनयान ऑर्थोडॉक्स आप समझ सकते हो, हालांकि वो इतने कट्टरवादी नहीं है। और दूसरे कौन है? महायान, जो थोड़े से फ्लेक्सिबल है और जो है अपना ज्यादा लोग को जो है उसमें जगह मिलने की वो होती, तभी महायान है, मतलब बिग शिप, ठीक। तो क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म देखिए थोड़ा थोड़ा यहां सीखा। इसमें फिर क्या है कि जो कैथोलिक वाले हैं, इन लोग को बढ़ानी है अपनी जनता, पॉपुलेशन, सीधी सी बात है। तो उसमें क्या होता है कि ये लोग एबॉर्शन को मना करते हैं कि एबॉर्शन नहीं होगा, ये तो भगवान की देन है। इसको मतलब रूप कौन सा देते हैं? रिलीजन वाला। बेवकूफ बनाने के लिए रिलीजन एक बहुत ही अच्छा साधन है, और इसको कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था? रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। भावनाओं को एक्सप्लॉइट करो और अपना काम निकालो, ठीक। तो अब देखो इसमें क्या है कि एबॉर्शन और भगवान की देन है, इस चक्कर में ये लोग मना कर देते हैं। अब यहां पे अर्जेंटीना में कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है कि इन्होंने एक नया लॉ कर दिया और लीगलाइज कर दिया एबॉर्शन को, 14वीं जो वीक होती है प्रेगनेंसी की, वहां तक। और ये पहले जो था, ये सिर्फ एबॉर्शन अगर हो किसी का करते थे तो मतलब किसी महिला का अगर रेप हो गया है या फिर उसकी जान को खतरा, यही 2 कंडीशन थी, तब हो सकता था। लेकिन अब जो है मान लीजिए उसको नहीं रखना है, उसके अपने ह्यूमन राइट्स है, अपनी बॉडी का, उसको अपनी प्रजनन अधिकार, अपने रिप्रोडक्टिव राइट जो इन सब के आधार पे भी वो चाहे तो हटा सकती है। ये डिमांड थी 1921 से, अब जाके पूरा हो पाया है। समझ में आ गया, ठीक। तो यही सा चीज बताई कि टर्मिनेशन अब अलाउड हो गया, पहले से रेप और डेंजर टू मदर्स लाइफ था, और ये काफी अच्छा ये इसमें महिला सशक्तिकरण हुआ है। अब उनको ऑटोनॉमी, अपनी स्वतंत्रता से अपने हिसाब से वो काम कर सकते हैं, कोई इनके ऊपर वो नहीं कर सकता है। मान लीजिए कभी गलती से ही किसी कुछ हो गया इस तरीके की चीज, तो तब भी वो नहीं कर सकता, ये चीज है, ठीक। जैसे हिंदुस्तान में बहुत होता है, जनता देखो कहां पहुंच रही, तो जनसंख्या सॉरी, तो यहाँ रिप्रोडक्टिव राइट्स, अपना हेल्थ केयर भी अब इनका बढ़ाया जाएगा इस लॉ के अंतर्गत, ठीक। अब पहले सिर्फ रेप के लिए था, अब हो गया 1921 के लिए इसकी डिमांड चल रही थी। देखिए ऐसे ही कैथोलिक वाली जो चीज है आपका फिलीपींस में भी है, वहां पे भी कैथोलिक, और मैं किसी धर्म उसको नहीं कर रहा हूं, मैं जो कुछ लोग हैं और जिनकी रोटियां इसमें चलती हैं उन लोग के लिए मैं कर रहा हूं, बात बोल रहा हूं। तो इसको ये मत समझिए कि अरे आपने हमारे धर्म के खिलाफ बोल दिया, नहीं, धर्म के खिलाफ नहीं, सभी रिलीजन में इंटरनल रिफॉर्मेशन होने की जरूरत है। और मैंने पहले भी बताया है कि जैसे शुद्धि मूवमेंट था हिंदुइज्म में, जैसे कि आपका जो है मुस्लिमों में भी कुछ ना कुछ मूवमेंट होते रहे,
ठीक है, तो ये सब जगह है। अगर इंटरनल रिफॉर्मेशन हो जाए तो फिर तो उससे अच्छी बात ही नहीं कोई। क्रिश्चियनिटी में तो बल्कि हो चुका है ये, ठीक, तो अच्छी बात है। कैथलिक एवेंजिकल कम्युनिटी जो है, इनके पास पावर बहुत है और ये बहुत ज्यादा अपोज करते हैं कि एबॉर्शन और ये एबॉर्शन को लीगलाइज करने क्या मतलब है, ये तो होना ही चाहिए, ठीक, गलती से हो चाहे जो, हमारी जनसंख्या बढ़नी चाहिए। बिफोर दिस हिस्टोरिक जजमेंट फीमेल्स हैड टू अंडरगो, अब अच्छा ये लॉ लाया क्यों गया, नीड क्या थी, क्योंकि अगर आप कोई चीज मना कर दो, ठीक, जैसे बिहार में जो है दारू बंद हो गई, तो क्या बंद हो गई है क्या, आप बताओ, सब अंडर द टेबल चल रहा है, ठीक है। और ये जो है इलेक्शन में और सब जगह देखो ना, जितने बॉर्डर एरियाज हैं, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर चाहे स्टेट के बॉर्डर, सब जगह इस पे जो है पूरी लोगों की लोग कर रहे हैं काम। तो ये जो जरूरत है, जरूरत तो नहीं, लेकिन जो भी जनता अगर एक्सेप्ट नहीं करेगी तो लॉ जो, ये एथिक्स का एक पार्ट भी है, एथिक्स के सिलेबस में देखो दे भी रखा है, क्या लॉ एक तरीके का एथिकल गाइडेंस क्या प्रोवाइड करता है क्या, तो यहां पे आप कहोगे कि किसी हद तक, सब जगह नहीं, ठीक। तो ये GS4 UPSC मेंस के लिए भी हो गया। तो यहां पे ये है कि लॉ नहीं था, नहीं लीगलाइज किया नहीं गया था, लेकिन जिसको कराना है ये एबॉर्शन वो तो कराते ही थे जाके। तो उस चक्कर में क्या था कि बहुत ही खराब गुप्त तरीके से कराते थे, क्लैंडस्टाइन, अब ये वर्ड जो है EPFO के लिए है, क्लैंडस्टाइन, और मतलब तरीके से चुपके से ये सब कराते थे, अच्छे टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते थे, अनसेफ प्रोसीजर यूज करते थे, उसमें कई सारी डेथ भी हो रही थी। तो उसको रोकने के लिए किया गया मैप, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सिंपल सी जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है GS पेपर 3 में एक ये आया है टॉपिक हमारा। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये है, कई सारी स्टेट से होते हुए जा रहा है ये, तो इसमें कई सारे क्या है, ये रोड हो गई, ठीक, और कई सारे नोड्स बने हुए हैं। नोड्स क्या है, ये सिटीज है एक्चुअली, ग्रोथ सेंटर है एक तरीके से, ठीक, अर्बनाइजेशन का पार्ट है, इंडस्ट्री पेपर 3 का भी पार्ट है ये, जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है उनको भी समझ में आएगी बात। तो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर रोड हो गए, इसके आसपास जो है ये सब बने हुए हैं आपके नोड्स। तो उसी नोड्स में अभी कृष्णापट्टनम और तुमकुरू को जो है भारत, ये कैबिनेट कमेटी जिसको कि मोदी जी ने चेयर किया था, ठीक, इन्होंने अप्रूव कर दिया है। किसके प्रपोजल पे, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। ये किसके अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आती है, वाणिज्य के अंतर्गत आती है, वाणिज्य मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, आंतरिक आपका जो है ट्रेड के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये जो नोट्स कौन कौन से हैं, सिटी कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश, तुमकुरू कर्नाटका, और एक चीज जो है ग्रेटर नोएडा में भी 2 जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब जो है अलाउ हो गए। अब जब आपने ये सुना होगा तो आपको लगा होगा यार दोनों में फर्क क्या है, लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट, तो लॉजिस्टिक्स क्या चीज है और ट्रांसपोर्ट क्या चीज है। अगर आप इस तरीके से सोचना स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया। देखिए, ट्रांसपोर्ट होता है किसी एक गुड्स को, ठीक, सिर्फ इसका मतलब क्या वो है मेन फोकस, एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, ये है ट्रांसपोर्ट का मेन मुद्दा, ठीक। लॉजिस्टिक्स का क्या है, ए से लेके बी तक ले तो जाना है, लेकिन फिर बीच में स्टोरेज, इसके क्या स्टैंडर्ड्स पे इसकी प्रिजर्वेशन, वो सब करना है, कैसे हैंडलिंग करनी है, ठीक, कैसे इसको डेटा जो आ रहा है वहां से इसको अलाइन अप करना है, ये पूरी जो इकोसिस्टम है ये आपका किसके अंतर्गत आएगा, ये लॉजिस्टिक्स के अंतर्गत आएगा। और यहां से सामान बस उठा के यहां बी डेस्टिनेशन तक लेके जाना, ये किसके अंतर्गत आएगा, ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आएगा, ठीक, समझ में आ गया। और यहां पे मल्टी मॉडल है, तो मल्टी मॉडल के मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, रेल, रोड, आपका एयरवेज और वाटरवेज, ठीक, ये 4 तरीके के हैं जितने जहां पे हो सकते हैं उनको जोड़ो, ठीक है ना। ठीक है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या होता है, बेसिकली कॉरिडोर कंप्राइज करता है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट्स को, ठीक। रोड मैंने बताई थी, वो वाटर वे भी हो सकता है, और उसके बाद ये पास थ्रू स्टेट्स के थ्रू पास होता है, वहां पे कई सारे वो मतलब नोड्स वोड्स बना सकते हो, जैसे कि तुमकुरू और ये कई सारे आ गए, ठीक। इफेक्टिव इंटीग्रेशन हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, आर्थिक और सामाजिक विकास होता है, ये मेन बात है यहाँ पे। इसकी औद्योगिक गलियारे में मिलने वाली सुविधाएं क्या है कि आपकी हैंडलिंग बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से होती है, आपके आधुनिक हवाई अड्डे बनते हैं, और आपका विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक रीजन जोन, ये जो भी बोल सकते हो एरिया हो सकता है, उच्च गति परिवहन नेटवर्क, रेल और सड़क का, गति बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, कार्बन उत्सर्जन कम होगा, यही सारे एम है इसमें।
और साथ साथ पूरक बुनियादी ढांचे, कॉम्प्लीमेंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, टाउनशिप, रियल स्टेट भी बनेगा। अब जैसे इंडस्ट्री बन रही है यहाँ पे, अब इनको यहाँ पे लोग आके ही तो काम करेंगे ना, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो हो नहीं पाएगा, रोबोट से। ठीक, तो यहाँ पे जो है आपने घर बसा दिए, ये सब यहाँ कॉलोनी बस गई, तो ये भी डेवलपमेंट है, इससे भी एम्प्लॉयमेंट बनेगा, इससे भी सारी चीजें जो है रिसोर्सेज खपत होगी, सरिया, सीमेंट, ये सब, इस पे कई सारे लोग काम करते हैं, उनकी दुकानें चलेंगी, ये होती है चीज। ठीक, कैटरिंग टू इंडस्ट्रियल नीड्स, नॉलेज पार्क बनाए जाएंगे। ठीक है, इसी साथ साथ हम लोग अब पहुंच गए अपने बहुत ही फेवरेट जो है जंक्शन पे, वो है कौन बनेगा आईएएस पीसीएस। ठीक, इसमें मैं क्या बताता हूं कि किस तरीके से आपको एग्जाम और में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। देखिए, फॉल्स पूछा गया है, किससे संबंधित है, ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल एंड ऐप से। अब प्रवासी की बात हो रही तो कौन सी मिनिस्ट्री आनी चाहिए, क्या यहाँ पहला स्टेटमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज, इसने लॉन्च किया है ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल या फिर मोबाइल ऐप। तो ये क्या सही है, क्या कुछ खटक रहा होगा, होम अफेयर्स होना चाहिए क्या एक्सटर्नल अफेयर्स, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे कंफ्यूज हो, आगे चलो, अभी हम ना टिक लगाएंगे ना क्रॉस लगाएंगे। ठीक, ऐसे कर रखा है अभी कुछ नहीं। इट विल हेल्प इन डेवलपिंग अ 3-वे कम्युनिकेशन, 3-वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक, किसके किसके बीच में, इंडियन मिशन हो गया, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री हो गई और इंडियन डायस्पोरा, ठीक, जो प्रवासी है, इन तीनों के बीच में जो है बातचीत हो सकती है ये इस मोबाइल पोर्टल। अब यहां तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की बात कर दी, तो देखो या तो ये सही है या तो ये सही है। ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी भी आपको नहीं अगर मालूम हो रहा कोई बात नहीं। इसके बाद क्या करना है आपको, दो वहां परेशान नहीं होना, रोने लगे, कान पकड़ के बैठ गए, उठक बैठक करने लगे, ये नहीं करना है आपको। आगे बिल्कुल ही अपना जो पढ़ा है उसके अनुसार इमोशंस को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ो। इट विल बी ए फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी के टाइम पे इंडियन डायस्पोरा के लिए होगा। अब यहां पे क्या पूछा गया था, फॉल्स पूछा गया था। अब इसमें इन दोनों में से एक गलत है। ठीक, तो या तो ये होगा सही आंसर या फिर ये होगा। ठीक, दोनों तो गलत नहीं हो सकता, तो ये आपने एलिमिनेट कर लिया। समझ रहे हो ना कैसे एग्जाम में करना है। फिर उसके बाद क्या है, आपने देखा यार एक्सटर्नल अफेयर प्रवासी तो यही करता है, तो आपने ये माना कि भैया ये वाला सही है और ये अलग गलत है, और अगर ये वाला गलत है तो पूछा भी गया, तो इसलिए आंसर यहाँ पे क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है। और सबसे ज्यादा मेंस वालों के लिए फैक्ट है कि 3.12 जो है करोड़ इंडियन डायस्पोरा पूरे वर्ल्ड में है। समझ रहे हो, 3 करोड़ से ज्यादा, इतनी तो कई सारी कंट्री की जो है जनसंख्या होती है। हम लोग इतने तो पूरे देश पूरे दुनिया में टहल रहे हैं। मतलब अगर आप पहले तो ये था कि दुनिया में जो है हर 6 आदमियों से 6 मतलब लोगों में से 1 इंडियन है। अभी क्या है इसका जरा बताइएगा, कोई कमेंट जरूर करो भैया। और अगर पसंद आता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, कमेंट जरूर करना है, क्योंकि आंसर जो देगा वो सिलेक्शन लेगा। मोरिंगा पाउडर से रिलेटेड दूसरा है, अब यहाँ पे ट्रू पूछा गया। ये एक न्यूट्रिशनल, ये एक पोषण का पूरक है या विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ठीक, और ये मेडिसिन के लिए भी यूज किया जाता है, कुटिसियन के लिए, बिल्कुल सही है। और ये जो है इंडिया में कमेंस हो गया इसका एक्सपोर्ट। अब हम इसको निर्यात भी करेंगे। और पहला जो कंसाइनमेंट भेजा गया है वो कंसाइनमेंट भेजा गया जापान में। इज इट राइट और रॉन्ग? इट इज रॉन्ग, बिकॉज द फर्स्ट कंसाइनमेंट हैज बीन सेंट टू यूएसए, द ट्रम्प भैया। ठीक, तो ये वाली बात है यहाँ पे। तो फर्स्ट कंसाइनमेंट हैज बीन सेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स। और ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं इनको एक्सपोर्ट के लिए कौन सी अथॉरिटी बनाई गई है? प्राधिकरण, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट का विकास अथॉरिटी। ठीक, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है कि ये इसको यहाँ स्टोरेज, और क्योंकि पेरिशेबल प्रोडक्ट्स भी होते हैं ना, जल्दी खराब हो जाते हैं। फिर आपने सुना होगा घर पे भी कि मम्मा कहती रहती है अरे यार इसको अंदर रख दो खराब हो जाएगा। ठीक, सब्जी अंदर लगाओ जल्दी से। तो ये वाली बात है। अगर आप लोग को हमारा गाइडेंस अच्छा लगता है, यहाँ पे मैं देखिए कंटेंट आपको जो है फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और उसके बाद वैल्यू एडिशन वाली सारी चीजें बताता हूँ। साथ ही साथ हमारा वाई जो एक्सरसाइज है, यानी कि वाई, ठीक, एनालिटिकल माइंड और उसके बाद इंटरलिंकिंग, साथ ही क्वेश्चंस होते हैं मेंस के भी, मैं आप लोग से पूछता हूं। कल ऐसे पूछा था टॉपिक, बहुत कई लोगों ने लिख के दिया भी, बहुत अच्छा है। प्रीलिम्स के आप लोग को एमसीक्यू मिलते हैं और रोज सुबह 6 बजे आता ही, ये सबसे अच्छी बात है। तो अगर आप लोग को जो है अच्छा लगता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और कमेंट जो आंसर मैंने पूछे हैं उसके कमेंट जरूर करके बताइए यूट्यूब पे। और जो लोग पेड ग्रुप में, पेड ग्रुप में देंगे, और जो लोग पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, यूपीएससी ईपीएफओ के हमारे पेड ग्रुप चालू है। 8564880530 9696066089 पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। तो इसी तरीके से आज का एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। ऑल द वेरी बेस्ट है।